गुड मॉर्निंग। जूली, यशमंजस, आदर्श, समरजीत, संतोष, विवेक, विकास, दुर्गेश कुमार सिंह, इशिका। अगर आप लोगों तक आवाज़ और वीडियो प्रॉपर पहुंच रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में आप इसको बता दें। अगर आप तक आवाज़ और जो वीडियो है वो अच्छे तरीके से पहुंच रहा है तो आप बताएं। ओके, इशिका। राजीव कुशवाहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ऑल क्लियर, ओके। आज हम लोग समाजवाद के ओरिजिन के बाद डेवलपमेंट को देखेंगे और किस तरह से 19वीं शताब्दी में और इसके साथ ही 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में जो डेथ ऑफ सोशलिज्म की क्या है, सोशलिज्म डेड की जो बात कही गई या सोशलिज्म के अंत की जो बात कही गई, उन सब चीज़ों को क्या है समझेंगे। और कल मैंने जो यूट्यूब वीडियो का जो चैट है उस चैट पर हमने क्या है देखा था कि ये सर जीएस के लिए है कि पीएसआईआर के लिए है। तो भाई सब्जेक्ट वही है और उसका यूटिलाइजेशन दोनों में हो सकता है। और अगर आप समाजवाद को जानते हैं तो आप विश्व इतिहास के भी प्रश्नों का अच्छे तरीके से विवेचन कर पाएंगे। और अगर आप समाजवाद को अच्छे से समझते हैं तो आप राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में भी, इवन समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी जो प्रश्नों का विवेचन है, उस प्रश्नों का जो विवेचन है वह प्रश्न का विवेचन क्या है आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जब मैंने आपसे समाजवाद की चर्चा की शुरुआत की थी तो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग एक सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर इस चीज को पहले देखेंगे कि समाजवाद की ओरिजिन क्या है। और ओरिजिन में मैंने आपसे कहा था कि समाजवाद के उद्भव की, उत्पत्ति की दो व्याख्याएं की जाती हैं। समाजवाद से हमदर्दी रखने वाले लोगों का कहना है कि समाजवाद को एक नितांत आधुनिक किस्म की विचारधारा के रूप में नहीं लिया जा सकता है। उनका यह कहना है कि समाजवाद के जो विचार हैं वे विचार प्लेटो के रिपब्लिक में भी खोजे जा सकते हैं। उनका कहना है कि थॉमस मूर की यूटोपिया में जो प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करे और आवश्यकता के अनुसार उसे भुगतान मिले, थॉमस मूर की यूटोपिया में समाजवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है निहित है। इसलिए समाजवाद को हम लोग यूरोपीय प्रबोधन या औद्योगिक पूंजीवाद के बाद के हालात में मजदूरों की जो स्थिति थी उस स्थिति के एक प्रतिक्रिया के रूप में केवल न देखें। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। और इसी से एक बात निकलती है कि समाजवाद की दो व्याख्याएं हैं। समाजवाद की एक व्याख्या तो ये है कि समाजवाद एक प्राचीन विचारधारा है जिसकी आधुनिक युग में आकर सशक्त अभिव्यक्ति हुई। समाजवाद की दूसरी ज्यादा संगत, ज्यादा तार्किक व्याख्या यह है कि समाजवाद औद्योगिक पूंजीवाद, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के अगेंस्ट एक पैदा हुई एक प्रवृत्ति, एक आंदोलन, एक विचारधारा थी जिसमें यूरोपीय प्रबोधन के विचारों का, उसके विश्वासों का भी बहुत गहरा क्या है प्रभाव था। समाजवाद का जो प्रसार है, समाजवाद का जो विकास है, वह विकास जो है वह कैसे कैसे हुआ, इसको हम लोग आज क्या है देखेंगे। मैं यहाँ पर समाजवाद के विकास के संदर्भ में बच्चों आपसे 3-4 डायमेंशंस को डिस्कस करूंगा। उसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो अर्ली सोशलिज्म था, जो आरंभिक जो समाजवाद था, उस आरंभिक समाजवाद का कैरेक्टर क्या था, उस आरंभिक समाजवाद को डायरेक्शन देने वाली
जो धाराएं थी, जो दिशाएं थीं, वे दिशाएं किस प्रकार की थी। और इसके साथ ही 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, चूंकि जो अर्ली सोशलिज्म था वो 1827 से शुरू होता है। कोऑपरेटिव मैगजीन में अर्ली सोशलिज्म जो है, अर्ली जो सोशलिज्म है, उस सोशलिज्म को, उस जो सोशलिज्म की अभिव्यक्ति हुई, तो 1827 से लेकर अगर हम लोग तकरीबन 1870-80 तक का एक समय देखें, 1827 से लेकर 1870 तक का जो फेज देखें, इसको मैं मोटे तौर पर, मतलब 70 के थोड़ा पहले और बाद भी हो सकता है, इसको मैं मोटे तौर पर अर्ली सोशलिज्म क्या है, अर्ली सोशलिज्म क्या है कह रहा हूं। अब यहां पर जो दूसरी बात है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, मतलब 1875 के बाद, जैसे 1850 तक तो 19वीं सदी का पूर्वार्ध है, 1800 से 1850, 1850 के बाद तो ये उत्तरार्ध हुआ। और उत्तरार्ध में भी लेट जो है 19th सेंचुरी में समाजवाद का जो चरित्र है, उसका जो स्वरूप है, वह स्वरूप क्या है, किस प्रकार का क्या है, किस प्रकार का क्या है रहा। और विकास के माध्यम से मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि हम लोग सभी डायमेंशन डिस्कस करेंगे, लेकिन एक क्रम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि चीनी साम्यवाद को डिस्कस करने में माओ की चर्चा करनी पड़ेगी। और माओ को आप तभी जान पाएंगे जब आप मार्क्स को पहले समझें, और मार्क्स को आप तभी जान पाएंगे जब समाजवाद की मूलभूत प्रवृत्तियों को समझें। तो मार्क्सवादी समाजवाद और उसके बाद माओवाद क्या है, और इसके साथ ही जो बाकी जो कम्युनिज्म के फॉर्म है जैसे लेनिन, स्टालिन, उनके संदर्भ में अंतरों को हम लोग क्रमशः आगे देखेंगे। एक सीक्वेंस से चल रहे हैं तो सीक्वेंस को क्या है मेंटेन रखेंगे। और सभी बच्चे, जो पुराने बच्चे जैसे दीपा और इंदिरा गांधी आईएएस एकेडमी, विकास, संतोष, सभी बच्चे जो कनेक्ट हो चुके हैं, उनका नीरज गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। यहां पर प्रारंभिक समाजवाद, इसकी बात हम लोग करेंगे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कैसे समाजवाद बदलता है, 19th सेंचुरी में कैसे बदलाव होता है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही 20वीं सदी में जो समाजवाद है, उस समाजवाद की जो दिशा है, उस दिशा को देखेंगे। मतलब यहां पर 1900 से लेकर बाद के फेज को हम लोग देखना शुरू करेंगे। और यहां पर क्या है, ये 20वीं सदी हो गई तकरीबन 2000 तक। फिर 21वीं सदी में हम लोग 2000 से लेकर 2020 तक के डेवलपमेंट को, जैसे कल की खबर है कि क्यूबा ने बाजार सुधार जो है वह क्या है शुरू कर दिए। तो यहां पर प्रारंभिक समाजवाद, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में समाजवाद, 20वीं सदी में समाजवाद, और 21वीं सदी में समाजवाद का जो मर्सिया पढ़ा गया, जो फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा कि इतिहास का अंत हो गया है, वो दरअसल समाजवाद पर आधारित या लेनिनवाद पर आधारित जो शासन प्रणाली थी, उस शासन प्रणाली के अंत की क्या है बात कर रहे थे। तो इन सब चीजों को क्या है हम लोग समझेंगे। यहां पर एक दूसरी बात को, या पहले सबसे पहले समाजवाद के विकास के प्रारंभिक चरण को आप लोग समझें कि समाजवाद का जो विकास हुआ, उसका शुरुआती जो स्वरूप था, वह शुरुआती स्वरूप कैसा था। तो सबसे पहली बात तो यह है बच्चों की, समाजवाद का शुरुआती जो कैरेक्टर था वह यूटोपियन और रिवोल्यूशनरी दोनों तरह का था। और इसके साथ ही समाजवाद का जो डेवलपमेंट हुआ शुरू में, वह इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हुआ। कल मैंने आपको समझाया था कि मुनाफे पर आधारित अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद कहते हैं, और पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली के रूप में सामंतवाद से भी भिन्न है, जहां पर वस्तुओं का उत्पादन विनिमय के लिए नहीं बल्कि उपभोग के लिए किया जाता है, उपभोग के लिए किया जाता है। जबकि पूंजीवाद में जो वस्तुओं का जो उत्पादन है, वह उत्पादन क्या है, वह उत्पादन बाजार के लिए, मुनाफे के लिए किया जाता है। तो यहां पर पूंजीवाद सामंतवाद से भी भिन्न है और पूंजीवाद समाजवाद से भी भिन्न है।
और अगर हम लोग ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्वामित्व के दृष्टि से देखें, तो कुछ अर्थव्यवस्थाओं में प्राइवेट ओनरशिप को ही प्राथमिकता या केंद्रीयता मिलती है। उसको हम मोटे तौर पर कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जहां स्टेट ओनरशिप नेशनलाइजेशन के माध्यम से या किसी और तरीके से स्टेट ओनरशिप को माना जाता है, उसको आमतौर पर हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ऐसी अर्थव्यवस्था जहां प्रमुख जो क्षेत्र हैं, जितने भी प्रमुख क्षेत्र हैं, उन प्रमुख क्षेत्रों में जो नियंत्रण होता है वह पब्लिक सेक्टर का होता है, और कम प्रमुख क्षेत्रों में जो नियंत्रण होता है वह नियंत्रण जो होता है वह हम ये कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र का होता है। ऐसे मिश्रित अर्थव्यवस्था को, ऐसी जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, उस मिक्स्ड इकोनॉमी को समाजवाद से जोड़ा जाता है। तो जो पूंजीवाद है प्राइवेट ओनरशिप, जो साम्यवाद है वो स्टेट ओनरशिप, और जो समाजवाद है वह प्राइवेट सेक्टर के डोमिनेंस की, मतलब अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में क्या है, बात क्या है की जाती है। तो यहां पर हम लोग समाजवाद के संदर्भ में ये बात कह रहे हैं कि शुरुआती जो समाजवाद था वह औद्योगिक पूंजीवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया था, और उसका जो लक्ष्य था, उसका जो गोल था, वह बाजार आदान प्रदान पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था को एबॉलिश करना था। जब आप किसी के कैरेक्टर को, किसी के डेवलपमेंट को, किसी के गोल को समझते हैं, तो उससे उसकी एक कंप्लीट जो धारणा है, उस धारणा को क्या है आप बना सकते हैं। जो कंप्लीट जो धारणा है, उस धारणा को क्या है बना सकते हैं। तो समाजवाद का चरित्र, शुरुआती जो आरंभिक जो समाजवाद था वह यूटोपियन और क्रांतिकारी था। समाजवाद का जो आरंभिक जो विकास था वह औद्योगिक पूंजीवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया था, और समाजवाद का जो लक्ष्य था वह बाजार आदान प्रदान करने पर आधारित जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था को एबॉलिश करने से जुड़ा हुआ था। शुरुआती या जो आरंभिक जो समाजवाद था बच्चों, उसका जो आर्टिकुलेशन था, उसकी जो हम ये कह सकते हैं कि उसका समाजवादी आंदोलन का जो झंडा था, उस झंडे का हरावल कौन था, किसने उस झंडे को लीड किया, किसने उस झंडे को उठाया। तो शुरू में जो कंपनियां स्थापित हुई उन, या जो फैक्ट्री आई, तो फैक्ट्री से शिल्पकार जो थे, कर्मकार जो थे, क्राफ्ट्समैन जो थे, आर्टिजन जो थे, उनको लगता था कि ये कारखाने क्या करेंगे, उनका काम धंधा बंद कर देंगे। तो जो शुरुआती समाजवाद था उसमें शिल्पकार जो कर्मकार थे उनकी आवाज भी कहीं ना कहीं शामिल थी। और इसके साथ ही जो शुरुआती समाजवाद के में शिल्पकार और कर्मकार की आवाज के साथ साथ फैक्ट्री के मजदूरों के हितों की भी उसमें एक आवाज थी। इसलिए जब समाजवाद को जब भी एक्सप्लेन किया जाता है तो कहा जाता है कि समाजवाद की 3 व्याख्याएं हो सकती हैं। समाजवाद पूंजीवाद से भिन्न एक आर्थिक प्रणाली के रूप में समाजवाद की एक व्याख्या ये हो सकती है, समाजवाद मजदूर वर्गों के आंदोलन के रूप में, और समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में। मजदूर वर्गों के आंदोलन के बारे में जब हम बात करते हैं तो समाजवाद की जो शुरुआत रही है वह आरंभिक समाजवाद में आप देख सकते हैं कि उसमें एक तरफ शिल्पकार शामिल थे, दूसरी तरफ उसमें कर्मकार शामिल थे, और तीसरी तरफ उसमें फैक्ट्री और मजदूर के संदर्भ में जो फैक्ट्री और जो मजदूर हैं वे भी क्या है शामिल थे। समाजवाद का जो शुरुआती रूप था उसका प्रतिपादन और जो समर्थन था, या उसके सबसे जो चीफ प्रोपोनेंट थे वह कार्ल मार्क्स थे। जन्म 1818 में, मृत्यु 1883 में, मतलब कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी के चिंतक थे। इसका मतलब कि समाजवाद की दिशाओं को, समाजवाद के आधारों को
स्थापित करने में 19वीं शताब्दी के चिंतकों का या 19वीं शताब्दी के जो चिंतक थे उनका बहुत बड़ा क्या है योगदान था, और इस दृष्टि से यह आधुनिक विचारधारा है। दूसरी बात, फ्रेडरिक एंगल्स कार्ल मार्क्स के बहुत बड़े साथी थे, अनन्य सहयोगी थे, जिंदगी भर मित्रता उन्होंने निभाई। 1820 में जन्म और 1895 में मृत्यु। तो ये 19वीं सदी के जो दो चिंतक थे वे समाजवाद के शुरुआती उन्नायकों में से थे। लेकिन इसके साथ ही मैंने कल आपको बताया था कि 1827 के बाद और इनफैक्ट 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के नतीजों से लुई आगस्ट ब्लांकी जो थे वो सहमत नहीं थे, और लुई आगस्ट ब्लांकी ने ये क्वेश्चन रेज किया था कि फ्रांसीसी क्रांति में जिस समानता की बात की गई है उस समानता पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना नहीं हो पा रही है। और आप इतिहास की किताबों में ब्लांकी कॉन्स्पिरेसी को पढ़ते हैं, ब्लांकी के षड्यंत्र को पढ़ते हैं, तो लुई आगस्ट ब्लांकी अगर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये बात कह रहे थे और जिसमें वो समानता के मुद्दे को उठा रहे थे, तो समानता समाजवाद का केंद्रीय मूल्य है, और समानता की बात जो कर रहा है तो उसे हम समाजवाद से जोड़ सकते हैं। इसलिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो समाजवाद है वह समाजवाद यहां पर आप 19वीं शताब्दी के शुरुआत में भी देख सकते हैं। इसीलिए जो आरंभिक समाजवाद था उसके प्रतिपादन में जब हम लोग जो चार्ल्स फ्यूरिये फ्रांस से ताल्लुक रखते थे, 1772 में जन्म हुआ, 1837 में मृत्यु हुई, तो ये भी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के विचारक हैं। और रॉबर्ट ओवेन 1771 में जन्म और 1858 में मृत्यु, यहां पर ये भी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के विचारक हैं। तो यहां जो शुरुआती जो समाजवाद था वह कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स के रिवोल्यूशनरी थॉट्स से पुष्ट हुआ, और इसके साथ ही चार्ल्स फ्यूरिये और रॉबर्ट ओवेन के जो हम ये कह सकते हैं कि जो समानता को लेकर उनके मन में एक चाह थी वह एक यूटोपियन थॉट के रूप में भी क्या है व्यक्त हुआ। तो यहां पर इस बात को भी आप समझें। एक और यहां पर इस चीज को समझें कि जो शुरुआती समाजवाद था, जैसे आपसे अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि शुरुआती समाजवाद में इतना रेडिकल और रिवोल्यूशनरी उद्देश्य क्यों थे, क्योंकि जब आप कहते हैं कि वी सीक टू एबॉलिश कैपिटलिज्म, तो जब आप कहते हैं कि हम कैपिटलिज्म को एबॉलिश करना चाहते हैं तो यह बड़ा ही रेडिकल और रिवोल्यूशनरी गोल है। यहां पर बाद में आप समाजवाद को देखेंगे कि समाजवाद पूंजीवाद को समाप्त करने के बजाय पूंजीवाद के संशोधन के लक्ष्य को लेकर चलने लगा, और 1995 में ब्रिटेन की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित लेबर पार्टी ने अपने संविधान में संशोधन करके लिखा कि उसका लक्ष्य समाजवाद की पूंजीवाद की समाप्ति नहीं है बल्कि पूंजीवाद के माध्यम से समानता लाने का है। इसका मतलब बाद में तो समाजवाद ने पूंजीवाद को स्वीकार कर लिया। तो शुरुआती समाजवाद जो है इतना रेडिकल क्यों था, शुरुआती समाजवाद में इतनी आमूल प्रवृत्तियां क्यों थी, इस बात को कभी आपने सोचा? इस बात को कभी आपने सोचा कि मार्क्स इतना उखड़े हुए क्यों थे पूंजीवाद से? और बाद के जो समाजवादी थे उन्होंने तो पूंजीवाद को गले लगा लिया, उन्होंने तो पूंजीवाद को स्वीकार कर लिया। क्यूबा ने कल ही घोषणा की है कि वो मार्केट रिफॉर्म को स्वीकार करेगा। और जितनी भी आज की जो वास्तव में आज की जो व्यवस्थाएं हैं समाजवाद से विचारधारा से प्रभावित, अगर हम चीन को देखें तो चीन को बाजार से पूंजीपति से कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
चीन के समाजवाद को एक्सप्लेन करने के लिए एक अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस में, एक लेखक ने मैक मार्क्सवाद शब्द का प्रयोग किया कि ऐसा चीन की स्थिति है कि जहां पर मैकडोनाल्ड की चेन और मार्क्सिज्म इन दोनों की कसम खाते हैं। तो बाजार से भी ऑब्जेक्शन नहीं है और बड़े बड़े पूंजीपति से भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तो पूंजी और श्रम का वो संघर्ष कहां पर रहा? जो पूंजी को क्या है, जो पूंजीपति को जिस विचारधारा में विरोधी के रूप में समझा गया, पूंजीवाद के खिलाफ जिसने कसम खाई हो, वो विचारधारा पूंजीवाद को स्वीकार क्यों कर रही है भाई? उस विचारधारा में पूंजीवाद को क्यों स्वीकार किया जा रहा है? तो यहां पर इसका उत्तर आप कुछ देना चाहेंगे? सर, साम्यवाद में उपभोग और कार्य करने वाले योग्य व्यक्तियों को कार्य, ये तो गलत है। समानता कहाँ, इसमें एक पक्ष के अधिकारों का हनन है, प्रतिस्पर्धा कहाँ रहेगी, एक तंत्र को फेंकनी। अब इसमें दीपा, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन किसी भी आइडियोलॉजी को जब हम लोग इवेलुएट करें तो जजमेंट पर, क्योंकि आप आईएएस की तैयारी कर रही हैं, तो जजमेंट पर पहुंचने के पहले उसके मेरिट्स को भी क्या है, संभव है। और यहां पर क्या है कि साम्यवाद को यह घोषित करना कि कोई कल्पना मात्र है, तो ये बात अपने आप में कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन साम्यवाद ने जो बातें कही, जिस तरह के लक्ष्य उसने रखे, उस लक्ष्य के संदर्भ में भी तो हमें सोचना पड़ेगा कि उसने क्यों रखा, इतना रेडिकल क्यों हो गया। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं आपको ध्वस्त कर दूंगा, तो मैं यहां पर कोई सामान्य बात तो नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं पूंजीवाद को ध्वस्त कर दूंगा, और समाजवाद पूंजीवाद को ध्वस्त तो नहीं कर पाया। तो यहां मेरा सवाल आपसे यह है कि जो भी इसमें पीएसआईआर के बच्चे हैं, विकास और इसके साथ ही सर्वेश, इशिका, जो भी बच्चे देख रहे हैं, आपके मन में यह सवाल कभी आया समाजवाद को पढ़ते समय कि समाजवाद ने इतना रेडिकल शुरुआत ही आपकी है और आप कह रहे हैं कि मैं आपको उखाड़ कर फेंक दूंगा? आप जुमा जुमा, आपकी उम्र जो है 20, 25, 50 साल हुई है, और आप ये कह रहे हैं कि भाई मेरा लक्ष्य ये है कि हम आपको जीने नहीं देंगे, हम आपको खत्म कर देंगे। यहां पर बच्चों क्या है, उसका रीजन क्या था? जो शुरुआती समाजवाद था वो मजदूरों के बहुत ही दयनीय और शोषण परक हालात पर क्या है, हालात के विरुद्ध प्रतिक्रिया था। और वो गाना आपने सुना होगा ना कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। तो बहुत रोने वाली स्थिति थी। रोने वाली स्थिति कैसे थी? रोने वाली स्थिति ये थी कि कामगारों की हालत क्या थी जब पूंजीवाद या औद्योगिक पूंजीवाद के माध्यम से जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित हो रही थी पश्चिमी यूरोप में, तो उस औद्योगिक पूंजीवाद में मजदूर वर्ग की हालत क्या थी? मजदूर वर्ग, वर्कर्स कंडीशन क्या थी बच्चों? मजदूरी कम थी और काम बहुत ज्यादा था, 12 घंटे का काम था। ध्यान देना इसको, मजदूरी कम थी और क्या है, काम बहुत ज्यादा था। बाल मजदूरी से कोई परहेज नहीं था, बच्चे काम कर रहे थे। और इस दयनीय स्थिति में जब वर्कर्स कंडीशंस, काम की स्थितियां बहुत खराब थी, तो चाइल्ड लेबर के साथ साथ फीमेल वर्कर्स भी काम कर रही थी और बेरोजगारी का खतरा हमेशा सर पर मंडराया करता था। मार्क्स ने अपने परायेपन के विचार में लिखा है कि प्रतिस्पर्धा इतनी गहरी है कि एक मजदूर का बीमार होना दूसरे मजदूर के लिए काम की अपॉर्चुनिटी हुआ करती थी। यहां पर जो वर्कर्स कंडीशंस थी उसकी हालत बहुत खराब थी। और वो नया जो कामगार वर्ग था, जैसे जो फैक्ट्री में पहले पीढ़ी में काम करने आया था, जो पहले पीढ़ी का वर्कर था, वो माइग्रेंट था, प्रवासी था, वो गांव का किसान था, गांव का मजदूर था, वो शहरों की फैक्ट्री में काम करने आया था। इसलिए वो बॉर्डर फिल्म का गाना गा रहा था कि स्वदेशे आते हैं
हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है। वो डिसओरिएंटेड था, वह सामाजिक रूप से भी कटा हुआ था, उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी और वह सामाजिक रूप में भी उसके जो हालात थे वो हालात क्या है, ठीक नहीं थे। वो पहली पीढ़ी का शहरी प्रवासी था और पहली पीढ़ी के शहर से अपरिचित था। जब कोई आदमी गांव छोड़कर शहर में बसने जाता है तो जो उसकी पहली जनरेशन होती है उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तालमेल बिठा रही होती है, वो शहर के हालात से तालमेल बिठा रही होती है, वो संघर्ष कर रही होती है। इसलिए जो पहली पीढ़ी का माइग्रेंट वर्कर था, जो अभी जुमा जुमा कुछ दिनों पहले ही गांव के हालात को छोड़कर किसी छोटे शहर, नगर या उभरते हुए औद्योगिक शहर में काम करने के लिए आया था, उसका मन नहीं लगता था, उसका दिल नहीं लगता था। वो गांव लौट जाना चाहता था। उसको बॉर्डर फिल्म का संदेशे आते वाला गाना अपील करता था। उसकी हालत यही थी कि गांव से चिट्ठी आती है। तो डिसओरिएंटेड था और ये डिसओरिएंटेड था तो ज्यादा असंतुष्ट भी होगा और कल्पना भी करेगा। ये ध्यान दीजिए, हालात बहुत मुश्किल हैं और हालात मुश्किल होने के साथ साथ मन दिल भी नहीं लग रहा है। शहर की हवा आदमी को आवारा बना देती है, मुंशी प्रेमचंद। तो वहां पर क्या है, क्योंकि शहर में वो स्वच्छंदता महसूस करने की तो बात ही नहीं थी, वो तो बंधा हुआ था, बंधुआ मजदूर जैसी हालत थी उसकी। इसलिए वो गांव की जो चीजें थी उनको मिस कर रहा था, इसलिए वो डिसओरिएंटेड था। और यही वजह है कि इसके वजह से यहां पर क्या है, एक फंडामेंटलिज्म आया। जो मार्क्सवाद में जो फंडामेंटलिज्म है, जो उसमें रेडिकल एलिमेंट है, एबॉलिश कैपिटलिज्म, जो एबॉलिश है, जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद है, उस पूंजीवाद को समाप्त करना है। इसके साथ ही एक काल्पनिक समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद, ये जो यूटोपियन समाजवाद था, ये यूटोपियन समाजवाद कल्पना कर रहा था कि कैसा जीवन होगा। इसलिए आप ये उत्तर देंगे कि जो आरंभिक समाजवाद था, चाहे वह यूटोपियन समाजवाद हो या फिर मार्क्सवादी समाजवाद या फिर मार्क्सवादी समाजवाद हो, उसमें रिवोल्यूशनरी रेडिकल गोल क्यों थे, उसमें फंडामेंटलिज्म क्यों आया। फंडामेंटलिज्म शब्द का आज से हम लोग यूज करेंगे। फंडामेंटलिज्म ऑफ अर्ली सोशलिज्म, हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट, हम कैसे इसे क्या है एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप जिंदगी में ऐसा मानने लगे कि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, जो अनचैलेंजेबल इसेंशियल ट्रुथ्स होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप में कट्टरता आ चुकी है, आप में कट्टरवाद पनप रहा है। और कट्टरता का पहला लक्षण यह होता है कि कुछ बातों पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। अनचैलेंजेबल इसेंशियल ट्रुथ्स की क्या है यहां पर, अनचैलेंजेबल जो इसेंशियल ट्रुथ्स हैं उनकी बात आप कर ले लगे। आप ये कहने लगे कि कुछ प्राधिकार हैं, कुछ अथॉरिटी हैं जिनको आप चैलेंज नहीं कर सकते, और आप ये कहने लगे कि हमारे भीतर हमने जो सिद्धांत दिए हैं उनमें निश्चितता है, डॉक्ट्रिनल सर्टेनिटी है। तो जब आप ये तीनों बातें कहने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप में फंडामेंटलिज्म आ गया है। तो मार्क्सवाद में जो फंडामेंटलिज्म आया, समाजवाद के एक प्रकार में जो फंडामेंटलिज्म आया, वह इससे आया कि बाकी लोग विचारधारा है साहब, हम तो विज्ञान हैं, मार्क्स ने क्लेम किया, और हमने तो इतिहास के नियमों को डिस्कवर किया है, हमने तो इतिहास को बदलने वाले नियमों को डिस्कवर किया है, और हम तो कह रहे हैं कि पूंजीवाद का पतन अवसंभावी है। हम तो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम तो डिटरमिनिज्म को समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर जो है वही आगे के समाज को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे।
इसलिए आरंभिक जो समाजवाद था, उस आरंभिक समाजवाद में बच्चों आप ये देखेंगे कि एक प्रकार का क्या था, फंडामेंटलिज्म था। तो इस तरह से मैंने आपको 1827 के बाद और तकरीबन 1870 तक के या उसके बाद के समाजवाद में जो एक रेडिकल रिवॉल्यूशनरी जो गोल सेटिंग थी, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और यहां पर मैं फिर आपको बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सोशलिज्म, तो इसमें प्रारंभिक समाजवाद की चीजों को हमने पढ़ा। मैंने प्रारंभिक समाजवाद में आपको बता दिया कि इसका चरित्र यूटोपियन और क्रांतिकारी था। यह औद्योगिक पूंजीवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया था। इसने बाजार आदान प्रदान की वाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त करना इसका जो है वह लक्ष्य था। और इसके साथ ही इसकी अभिव्यक्ति शिल्पकार, कर्मकार, फैक्ट्री के मजदूरों के हितों के संदर्भ में हुई। इसके प्रतिपादक समर्थक कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, चार्ल्स फ्यूरिये, रॉबर्ट ओवेन थे। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें रेडिकल इतनी चीज क्यों आई, क्योंकि कामगार वर्गों की जो हालत थी वह हालत किस प्रकार की थी, उनकी हालत बहुत गई गुजरी थी और वो सोशली डिस्कनेक्ट थे, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के क्या है माइग्रेंट थे, तो वो कहीं ना कहीं तालमेल क्या है बिठा नहीं पा रहे थे। फिर मैंने आपको बताया कि फंडामेंटलिज्म कैसे आया, जो फंडामेंटलिज्म था वह फंडामेंटलिज्म क्या है किस प्रकार से आया, इस बात को क्या है मैंने बताया। जो इसके बाद का जो समाजवाद था उसके चरित्र में कैसे चेंज हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में समाजवाद के चरित्र में रिफॉर्मिस्ट या रिविजनिस्ट ट्रेंड्स आने लगे। वह सुधारात्मक या संशोधनवादी प्रवृत्तियों से लैस दिखने लगा। क्या हो गया, क्या बदल गया, क्या ऐसी चीज थी जो बदल गई। तो यहां पर यह चीज थी कि इसका जो विकास हो रहा था अब लोकतंत्र के सिद्धांत के साथ हो रहा था। दरअसल लोकतंत्र जो है वो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में धीरे धीरे एक मान्य शासन प्रणाली के रूप में पश्चिमी यूरोप के देशों में अपनाए जाने की उसकी क्या है शुरुआत हो गई। लोकतंत्र के एक सिद्धांत के रूप में अपनाए जाने की क्या है एक शुरुआत हो गई। और लोकतंत्र के सिद्धांत के रूप में जैसे ही समाजवाद का मेल शुरू हुआ तो एक विश्वास आया कि बिना कोई बहुत बड़ी क्रांति किए हुए भी मजदूर वर्गों की जो हालत है उस हालत को हम क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। मतलब बिना कोई क्रांति की बात किए हुए हम क्रमिक सुधार के माध्यम से भी हम यहां पर क्या है जो पिसिमल जो वास्तव में क्रमिक जो सुधार हैं, खंडशः जो सुधार हैं, इंक्रीमेंटल चेंज के द्वारा भी बिना रिवॉल्यूशन के भी हम शांति के तरीके से भी समानता को ला सकते हैं। इस तरह से कैरेक्टर जो इसका था वो रिफॉर्मिस्ट था, रिविजनिस्ट था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो समाजवाद था तो ये है। इसका जो विकास था वह लोकतंत्र के सिद्धांत के साथ हो रहा था और इसके साथ ही इसका जो लक्ष्य था वह कामगारों की हालत में सुधार था। ध्यान दीजिए, मंजिलें बदल जाने से रास्ते बदल जाते हैं। जब आपका लक्ष्य पूंजीवाद को एबॉलिश करना होगा तो आपका लक्ष्य रेडिकल है तो आप रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इतने बड़े लक्ष्य की बात कर रहे हैं तो इतना बड़ा लक्ष्य बिना किसी क्रांति के संभव नहीं होगा। और जब आपका लक्ष्य हो जाएगा कि भाई हम तो मजदूरों की हालत में धीरे धीरे सुधार के माध्यम से हम समाज में समानता लाना चाहते हैं, जब आप इस प्रकार के लक्ष्य की बात करेंगे तो यहां पर क्या है आप रिवीजन से भी, रिफॉर्म से भी आप क्या कर लेंगे, संतोष कर लेंगे। आप वहां पर उससे भी क्या है वह क्या है सेटिस्फाई रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। यहां पर आप ये देखें, आप इस बात को समझें
कि रिफॉर्म से संतुष्ट आप हैं, इसका मतलब कि यू आर गोइंग टू बिलीव दैट वी कैन मेक अ पीसफुल ट्रांजिशन टू सोशलिज्म। हम यहां पर एक शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में समाजवाद के समाजवाद की तरफ शांतिपूर्ण रूपांतरण का जो विचार था, वो विचार क्या है, आने लगा। और ये बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि इस विचार की अभिव्यक्ति कहां पर हो रही थी? मजदूर वर्गों में हो रही थी। ये ध्यान रखना कि अभी समाजवादी आंदोलन किसानों की अभिव्यक्ति नहीं कर रहा था। किसानों की तकलीफ से समाजवाद अभी नहीं जुड़ा हुआ था। इसने मजदूर जो वर्ग हैं, उन मजदूर वर्गों की चिंताओं को क्या है, अभिव्यक्त किया। और इसका प्रतिपादन किसमें हुआ? जर्मनी के प्रख्यात विचारक एडवर्ड बर्नस्टाइन के संशोधनवाद में। और ये जो संशोधनवादी जो समाजवाद था, जो रिविजनिस्ट जो सोशलिज्म था, इस सोशलिज्म के दो रूट्स थे, इसकी दो जड़ें थीं। एक नैतिक समाजवाद की पुरानी मानववादी परंपरा, जो रॉबर्ट ओबेन, चार्ल्स फ्यूरिये और विलियम मॉरिस के विचारों में अभिव्यक्त हुई थी। और दूसरा एडवर्ड बर्नस्टीन के संशोधनवादी विचारों में। तो जो 19वीं सदी का उत्तरार्ध था, उसमें समाजवाद का जो लक्ष्य था, वह लक्ष्य जो था वह पूंजीवाद को एबॉलिश करने के बजाय मजदूर वर्गों का नए बनते हुए पूंजीवादी समाज से इंटीग्रेशन करने का हो गया। और सबसे जो बड़ी बात है, इस बात को आप समझें कि कामगार वर्गों की हालत में दरअसल धीरे धीरे क्या सुधार हुआ। कैसे सुधार हुआ? दरअसल जो वर्कर्स थे, उन वर्कर्स के लिए ट्रेड यूनियन बनी। उन वर्कर्स को धीरे धीरे राजनीतिक दल, जब उन्हें मतदान का अधिकार दे दिया गया, और मतदान का अधिकार देते ही जब वे मतदाता बनकर लोकतंत्र में चुनी जाने वाली प्रातिनिधिक सरकारों को निर्मित करने वाले एक समूह बन गए, तो राजनीतिक दलों ने कामगार वर्गों की हालत को क्या है, उठाना शुरू किया। और इसके साथ ही क्या है, स्पोर्ट्स और सोशल क्लब बने। जो यहां पर स्पोर्ट्स और सोशल क्लब बने, उन्होंने उनका जो डिसओरिएंटेशन था, वो डिसओरिएंटेशन, जो उनका दिल नहीं लग रहा था, फैक्ट्री में काम करने के बाद जब वो घर आते थे, तो घर आने पर उनका दिल नहीं लग रहा था। वो समाज उनका कुछ था ही नहीं। खाना बनाओ, खाना खा के सो जाओ, कुछ भी क्या है, अपनापन महसूस नहीं होता था। तो उनके लिए स्पोर्ट्स और सोशल क्लब बने। और इन सब का कुल मिलाकर, प्रियांशी खुश रहो, दो प्रकार के क्या है, प्रभाव हुए। आर्थिक सुरक्षा, जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी थी, वह इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या है, उनको दिखने लगी। और इसके साथ ही कामगारों का और औद्योगिक समाज का एक एकीकरण होने लगा। एक जो है एकीकरण क्या है, होने लगा। इस तरह से कामगार वर्गों की जो हालत है, उसमें क्रमशः सुधार हुआ। और जब कामगार वर्गों की हालत में क्रमशः सुधार होगा, तो कई लोगों को यह लगने लगा कि क्रांति के तरीके के बजाय ये जो क्रमशः सुधार का जो तरीका है, इस सुधार के तरीके से भी मजदूर वर्गों की जो समानता है, उस समानता को क्या कर सकते हैं, हम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत मजदूर वर्गों की समानता के वास्तव में लक्ष्य को क्या है, हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है। और दीपा समाजवाद विरोधी के रूप में समाजवाद को नहीं समझ पाओगी, इसलिए पहले समाजवाद की जो इवोल्यूशन है उसको तटस्थ रूप में समझने की कोशिश किया जाए, फिर उसके मेरिट और डिमेरिट दोनों पर बात करेंगे। तो इसलिए जो है क्रांति और क्रमशः सुधार, तो इसमें क्रमशः सुधार वाला जो पहलू था, उसने क्या किया,
उसने दरअसल दो प्रभाव पैदा किए। पहला, आर्थिक सुरक्षा की जो चिंताएं थीं वे कम कर दी। दूसरा, कामगारों और औद्योगिक समाज का जो एकीकरण था बच्चों, उस कामगारों और औद्योगिक समाज के एकीकरण को क्या कर दिया, उसने क्या है, निर्मित किया। एक और बात समझना है कि बगावत जो होती है, बागी फिल्म आपने देखा होगा, वो जैकी श्रॉफ के जो सुपुत्र हैं टाइगर श्रॉफ की, उसमें तो बड़ा खून खराबा है। और बगावत यार, एक जो है, एक इंसान के लिए बगावत करना कोई बगावत थोड़े ही है यार। बगावत होती है बड़े मकसद के लिए। बगावत राजा राम मोहन राय ने की थी। बगावत जो है यहाँ पर, जो बगावत जो है वह क्या है, हमें कह सकते हैं कि समाजवादियों ने पूंजीवाद के खिलाफ की थी। लेकिन समाजवादियों को पहले ये लगता था कि जो ये फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो फैक्ट्री में ये काम करने वाले जो मजदूर हैं, ये मजदूर ही बगावत का झंडा क्या उठाएंगे। लेकिन मजदूर वर्गों में क्रांतिकारी जो चेतना थी, जो बगावत की जो चेतना होती है ना कि मैं इसको बदल दूंगा, खत्म कर दूंगा, वो क्या है, समाप्त हो गई। और दुनिया में कहीं पर भी मजदूर में रिवोल्यूशनरी कॉन्शसनेस अब आपको नहीं मिलेगी। पूंजीवाद ने उनको लॉलीपॉप दे दिया। आज आप किसी पीएसयू में काम करने वाले वर्कर या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले किसी भी वर्कर को आप असंतुष्ट नहीं देखेंगे, क्योंकि सारी सुविधाएं जो जितनी मांग थी वो सब क्या पूरी कर दी गई। तो मजदूर वर्गों की जो क्रांतिकारी जो चेतना थी, उस क्रांतिकारी चेतना का लोप हो गया। इसलिए आप देखेंगे कि किसान में क्रांतिकारी चेतना हो सकती है। दिल्ली के चारों बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों की क्रांतिकारी चेतना के बारे में अब किसी भी प्रकार का कोई जो है, या बगावती चेतना के बारे में किसी भी प्रकार का कोई वो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बगावत की बात है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस में अपनी मांग के लिए, अपने तरीकों के लिए बिल्कुल अड़े रहना, अपने लक्ष्य को कभी भी क्या कमतर क्या नहीं करना। तो यहां पर बच्चों एक प्रभाव क्या हुआ, इस बात को आप समझें कि पूंजीवाद के विरुद्ध जो विद्रोह की चेतना थी, यह पश्चिमी यूरोप में कम से कम जो अग्रणी औद्योगिक पूंजीवादी देश थे उनमें क्या है, कम हो गई। पूंजीवाद के विरुद्ध विद्रोह की जो चेतना थी, वह चेतना क्या हो गई बच्चों, क्या है, कम हो गई। और यह कहना बिल्कुल सही होगा कि मजदूर वर्ग अब क्रांतिकारी शक्ति नहीं रहे। इसलिए लेनिन को कहना पड़ा कि उन्हें राजनीतिक दल, वेनगार्ड पार्टी बनाने की इसलिए आवश्यकता है जिससे एक मजदूर की चेतना को वे क्रांतिकारी चेतना में क्या है, बदल सकें। इसलिए क्रांति तो आप तब करेंगे ना जब क्रांति के हरावल होंगे, क्रांति का झंडा बुलंद करने वाले लोग रहेंगे। क्रांति आप तब नहीं कर सकते हैं जब आपको क्रांतिकारी मिलेंगे ही नहीं। क्रांतियां तो भगत सिंह करेंगे, चंद्रशेखर आजाद करेंगे। और क्रांति करने के लिए एक मानसिकता भी तो होनी चाहिए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कॉन्शसनेस कहां से लाओगे? मैं तो सुबह 10 बजे काम पर गया और 5 बजे वहां से चल दिया, घर पर आया, बीवी बच्चों के साथ आराम से बैठकर टीवी देख रहा हूं। मैं क्रांति नहीं करूंगा। मेरा घर है, मेरा द्वार है, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, मैं एक गृहस्थ हूं, मैं क्रांति नहीं कर सकता। गृहस्थ क्रांति करें ये बहुत मुश्किल चीज है, स्टूडेंट क्रांति करता है। इसलिए आप देखेंगे क्रांतियां हमेशा यूथ से जुड़ी होती हैं। और अगर कोई बहुत बड़ा शोषण है, उत्पीड़न है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो जनाधार का विस्तृत होना है, वहां पर अगर सभी वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं तो वहां आप ये पाएंगे कि बहुत बड़ी कोई चीज क्या हो रही है।
तो यहां बच्चों क्या हुआ कि अब मजदूर वर्ग रिवोल्यूशनरी फोर्स नहीं रहे, और इसीलिए मार्क्स ने जो भविष्यवाणी की थी कि जहां जहां फैक्ट्री प्रणाली पर आधारित औद्योगिक पूंजीवाद है उसका पतन हो जाएगा, एक भी भविष्यवाणी सही नहीं हुई, एक भी प्रिडिक्शन, एक भी उनका इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म सही नहीं हुआ। क्रांतियां वहां हुई जो पिछड़े देश थे, जहां पर किसान थे, जहां पर औद्योगिक वास्तव में एक तरह से औद्योगिकीकरण हुआ ही नहीं था। तो इसलिए यहां पर बच्चों आप ये देखेंगे कि उत्तरार्ध के संदर्भ में ये दोनों बातें क्या है आपको ध्यान में रखना है। और चूंकि हम लोग क्रांतियों की बात कर रहे हैं और पहले विश्व युद्ध से समाजवाद का जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें यह बात समझना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी क्रांतियां थीं जिसने समाजवाद को, समाजवाद के विचार की अभिव्यक्ति की और शासन में, रिजीम में परिवर्तन किया। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि विश्व की प्रमुख क्रांतियों की एक लिस्ट आपके सामने है। 1776 की अमेरिकी क्रांति, इसने उदारवाद के आधार पर, उदारवादी मूल्यों के आधार पर अमेरिका में संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना की। संघात यहां पर उदारवाद, ये उदारवाद से जुड़ी हुई अमेरिकी क्रांति है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, इसने भी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के जिन विचारों को इसने व्यक्त किया, तो इसमें स्वतंत्रता के विचार की ज्यादा अभिव्यक्ति हुई। रिजीम यहां पर भी चेंज हुए, इन क्रांतियों ने रिजीम को चेंज कर दिया। 1789 की 1917 की रूसी क्रांति, ये फर्स्ट कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन थी। इसका मतलब कि दूसरी तीसरी भी कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुई, ये प्रथम कम्युनिस्ट क्रांति थी। ये दोनों उदारवाद को मजबूत करने वाली, उदारवाद के विचार के आधार पर शासन पद्धति में परिवर्तन लाने वाली क्या है, क्रांतियां थीं। और 1917 की जो रूसी क्रांति थी, यह 1917 की जो रूसी क्रांति थी, यह रूसी क्रांति प्रथम कम्युनिस्ट क्रांति थी। 1949 की चीनी क्रांति, ये भी क्या है, मार्क्सवाद या समाजवाद के विचार से प्रभावित क्रांति थी। और 1959 की क्यूबा की क्रांति, क्यूबा ने कल ही बाजार आधारित सुधारों की शुरुआत की है। 1959 में आपने कसम खाई थी कि हम पूंजीवाद को खत्म करेंगे, और 2020 में आकर आपने कहा कि बाजार तो रहेगा, पूंजीपति भी रहेगा। क्या हुआ सोशलिज्म के साथ? ये राइज नहीं है, ये डिमाइज है। तो राइज को समझोगे तो डिमाइज को भी समझ पाओगे। यहां पर क्या है, 1959 की क्यूबा की क्रांति, 1975 की वियतनाम की क्रांति और 1979 की निकारागुआ की क्रांति। यहां पर बच्चों आप ये देखें कि तीसरी क्रांति, चौथी क्रांति, पांचवी क्रांति 1959 की क्यूबा की क्रांति, छठी क्रांति 1975 की वियतनाम की क्रांति, 1979 की निकारागुआ की क्रांति, ये सभी क्रांतियां यह समाजवाद के विचार को आधार मानकर रिजीम चेंज के लिए की गई थी। ये समाजवाद से प्रभावित क्या है, क्रांतियां नहीं। आप देखिए यहां पर कि पहले विश्व युद्ध से एक कहानी शुरू होती है, और पहले विश्व युद्ध से जो कहानी शुरू होती है उसमें समूची 20वीं शताब्दी में 1979 तक ये लगता है कि समाजवाद का जो विचार है, समाजवाद का जो झंडा है, वो झंडा क्या है, दुनिया के अलग अलग देशों में क्या लहरा रहा है। लेकिन उसके बाद 1989 आता है। नवंबर में 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरा दी जाती है। पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी के बीच में जो एक विचारधारा की दीवार थी, वो दीवार क्या खत्म हो जाती है, और 1989 की पूर्वी यूरोप की क्रांति को समाजवाद के
पतन के, समाजवाद के मृत्यु के रूप में क्या है देखा गया। इसको समाजवाद के मृत्यु के रूप में देखा गया क्योंकि समाजवाद के विचारधारा के आधार पर, समाजवाद की विचारधारा के आधार पर अब शासन प्रणालियों को स्वीकार करना क्या है संभव नहीं रह गया। और 2011 की अरब क्रांति, इसने क्या किया, इसने जिस विचारधारा के आधार पर रिजीम चेंज की बात की, चाहे वो ट्यूनीशिया में रहा हो, चाहे वो ट्यूनीशिया के अलावा जो इजिप्ट में रहा हो, या फिर यहां पर हम ही कह सकते हैं कि जो इजिप्ट के अलावा जो लेबनान, सीरिया, इन सब में जो चीजें हो रही हैं उसमें आप देखेंगे कि कोई ये नहीं कह रहा कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि 1917 की रूसी क्रांति, 1949 की चीनी क्रांति, 1959 की क्यूबा की क्रांति, 1975 की वियतनाम की क्रांति और 1979 की निकारागुआ की क्रांति, ये क्रांतियां समाजवाद की विचारधारा के आधार पर सत्ता परिवर्तन की प्रवृत्ति रखती हैं। सत्ता परिवर्तन की जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति क्या है रखती हैं। लेकिन 1989 से लेकर 1991 तक जो समाजवादी विचारधारा पर, खास तौर पर जो बोल्शेविक मॉडल पर आधारित जो शासन प्रणालियां थी, जब पूर्वी यूरोप के देशों ने उनकी जो शासन प्रणालियों के जो पदचिन्ह थे उन पदचिन्हों को उखाड़ कर फेंक दिया, तो यहां पर पूर्वी यूरोप की जो क्रांति थी इसको समाजवाद के मृत्यु के रूप में क्या है देखा गया। लेकिन समाजवाद की प्रवृत्तियों को अस्वीकार्यता के संदर्भ में इसको देखा जाए, समाजवाद की मृत्यु के रूप में क्या है इसको नहीं देखा जाना चाहिए। तो ये प्रमुख क्रांतियां हैं। इन प्रमुख क्रांतियों के अलावा जो है, अब हम लोग ये समझेंगे कि पहले विश्व युद्ध तक, मतलब 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक कुल मिलाकर जो समाजवाद था उसमें किस प्रकार के डेवलपमेंट हो रहे थे। क्योंकि अभी आपने क्रांतियों को देखा तो पहले विश्व युद्ध तक आते आते जो समाजवादी जो विचारधारा थी, वो समाजवादी विचारधारा बच्चों दो धाराओं में बंट गई। एक तरफ क्रांतिकारी समाजवादी थे और दूसरी तरफ जो है सुधारवादी समाजवादी थे। क्रांतिकारी समाजवादी जो है वो क्रांति के माध्यम से समानता लाने की बात सोच रहे थे, लेकिन जो सुधारवादी समाजवादी थे वो सोशल डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। इस तरह से लोकतंत्र के सिद्धांत का समाजवाद के सिद्धांत के साथ जब मेल हुआ तो क्रमिक परिवर्तन के द्वारा, क्रमशः परिवर्तन के द्वारा, बुलेट के द्वारा नहीं बैलेट के द्वारा भी समाजवाद के जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को क्या है हासिल किया जा सकता है। ये सुधारवादी समाजवादी थे, रिफॉर्मिस्ट सोशलिस्ट थे, और ये दूसरी तरफ क्या थे, क्रांतिकारी समाजवादी थे। क्रांतिकारी समाजवादी अपने आप को कम्युनिज्म से जोड़कर बता रहे थे। और रूस में जो आप पढ़ते हैं ना कि एक तरफ मेनशेविक थे और दूसरी तरफ बोल्शेविक थे। बोल्शेविक का जो नेतृत्व थे वो लेनिन और स्टालिन कर रहे थे। तो जो बोल्शेविक जो मॉडल था, इस बोल्शेविक मॉडल को क्रांतिकारी समाजवाद के रूप में सोवियत संघ की स्थापना और सोवियत संघ के द्वारा समाजवाद के विचार के प्रसार से क्या है जोड़ा जाता है। दूसरी सुधारवादी जो समाजवाद था उसने लोकतंत्र के सिद्धांत को क्या है स्वीकार किया। तो ये पहले विश्व युद्ध तक हुआ। और कुल मिलाकर अगर अब यहां पर एक कंक्लूजन निकालें, क्योंकि बातें यहां पर बहुत ही अलग अलग हो रही हैं या बहुत से अलग अलग डिटेल्स आ रहे हैं, कंक्लूजन क्या था कि 1850 से लेकर पहले विश्व युद्ध तक जो समाजवाद का जो स्वरूप था उसमें तीन बातें ध्यान देने की है। पहला, समाजवाद का सिद्धांत अब लोकतंत्र से मिलने लगा था। समाजवाद और लोकतंत्र के सिद्धांत में मेल होने लगा था। दूसरा, कामगारों की स्थितियों में इतना सुधार हुआ था कि कामगारों को एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में अब पहचानना मुश्किल हो गया था। और तीसरा,
समाजवादी विचारधारा की दुनिया में कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी समाजवाद और इसके साथ ही मार्क्सवादी समाजवाद के साथ साथ जो गैर मार्क्सवादी समाजवाद है, वह गैर मार्क्सवादी समाजवाद में क्या हो गया, एक विभाजन क्या है दिखने लगा। अब यहां पर बच्चों एक और बात आप समझिए, पहले विश्व युद्ध के बाद, जो पहला विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है क्या क्या हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बच्चों समाजवाद का जो प्रसार था, एक्सपेंशन जो था, वो अफ्रीका महाद्वीप के देशों में हुआ, वह एशिया में हुआ और इसके साथ ही बच्चों वह लैटिन अमेरिका में हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद। दूसरी बात यहां पर कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाजवाद के स्वरूप में फिर परिवर्तन हुआ और वर्ग संघर्ष को लेकर समाजवाद चला था। अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है, उस अंतर को लेकर समाजवाद चला था। वो औद्योगिक मजदूरों की दयनीय हालत, उनके शोषण, उनके उत्पीड़न को सुधारने के लिए चला था। समाजवाद इस तरह से वर्ग संघर्ष को रिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन अब वह उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के रूप में क्या है, आगे बढ़ने लगा। क्लास स्ट्रगल से एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल की अभिव्यक्ति के रूप में आने से समाजवाद का जो प्रसार था वो उन सभी देशों में हो गया जिन देशों में उपनिवेश पश्चिमी देशों ने स्थापित किया था। तो समाजवाद वर्ग संघर्ष के बजाय उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के रूप में पहले विश्व युद्ध के बाद क्या है, धीरे धीरे फैलने लगा। और जब आप उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के रूप में किसी विचारधारा को लेंगे तो आप जानते होंगे कि उपनिवेश का क्या मतलब होता है, उपनिवेश कॉलोनी का क्या मतलब होता है। इस बात को आप समझिए कि उपनिवेश का मतलब होता है कि एक मेट्रोपोलिस कंट्री, एक मातृदेश दूसरे देश को अधीन बना ले। अधीन देश, दो तरह के देश होते हैं। यह जो मातृदेश होता है, यह प्रत्यक्ष साधनों से, यह डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से किसी देश को अधीन बना लेता है। और इन प्रत्यक्ष साधनों में क्या क्या है, सेना के द्वारा, इसके साथ ही नागरिक शासन के द्वारा जब एक मातृ देश दूसरे देश को अधीन बना लेता है और यहां की इकोनॉमी को अपने लिए यूज करता है, तो भारत भी उपनिवेश बना। और इस तरह से जो उपनिवेशवाद है वो हमेशा मातृ देश के द्वारा अधीन देश पर एक प्रत्यक्ष नियंत्रण के साधन के रूप में या साधन के रूप में परिभाषित होता है। और जो साम्राज्यवाद है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखना कि कोलोनिज्म और इंपीरियलिज्म में बारीक अंतर होता है। साम्राज्यवाद जो है अप्रत्यक्ष तरीकों से, इनडायरेक्ट तरीकों से दूसरे देश को कंट्रोल करता है, जैसे वित्तीय संस्थाएं बनाकर अपने देश के हितों को तरजीह देना, ऐसी वैश्विक व्यवस्था बनाना जिसमें कुछ देशों के जो हित हैं वो हित क्या है, आगे बढ़े, और जो दूसरे देश हैं उनके हितों की परवाह न किया जाए। तो उपनिवेशवाद के रूप में, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के रूप में समाजवाद का आगे आना, ये क्या हमें किस तरफ ले जाता है? दरअसल समाजवाद का अब जो है राष्ट्रवाद के साथ क्या हो गया, राष्ट्रवाद के सिद्धांत के साथ क्या हो गया, मेल हो गया। समाजवाद राष्ट्रवाद के सिद्धांत के साथ क्या हो गया, मेल हो गया। इस तरह से पहले समाजवाद जो है वह लोकतंत्र के सिद्धांत से मिला। क्रांति की बात तो उसमें पहले ही हो गई थी, क्रांति का सिद्धांत उसमें पहले ही था। लोकतंत्र का सिद्धांत जब उसमें आया तो क्रमिक परिवर्तन के सिद्धांत से वह मिल गया।
और फिर समाजवाद जो है वह राष्ट्रवादी आंदोलनों के साथ क्या है, वह धीरे धीरे प्रसारित होने लगा। इसमें दो तीन बातें बच्चों समझने की हैं, और ये समझोगे तो समाजवाद पर विचार जो होंगे वो शीशे की तरह क्या है, साफ हो जाएंगे। समाजवाद के प्रसार को देखो। समाजवाद पहले पश्चिमी यूरोप के देशों में था। समाजवाद एक विचारधारा के रूप में जहां पनपा वो पश्चिमी यूरोप था, लेकिन 1945 तक आते आते पूर्वी यूरोप में, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों में समाजवाद का प्रसार हो गया, और बोल्शेविक मॉडल ऑफ कम्युनिज्म, सोवियत संघ के या रूस में समाजवाद के या मार्क्सवादी समाजवाद के विचारधारा के आधार पर रिजीम्स के इस्टेब्लिश होने के बाद पश्चिमी यूरोप से धीरे धीरे समाजवाद यूरोप के दूसरे देशों में भी क्या है, फैलना शुरू हुआ। एशिया में समाजवाद 1949 में चीन के बाद उत्तर कोरिया में, उत्तर कोरिया वियतनाम में, कंबोडिया में, लाओस में एक हम ये कह सकते हैं कि क्रांतिकारी प्रकार के समाजवादी विचारों का प्रभाव हुआ। भारत के नेशनल मूवमेंट में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वह मॉडरेट किस्म के समाजवाद को आगे बढ़ा रही थी, तो भारत जैसे देशों में भी समाजवादी विचारधारा का प्रसार हुआ। इसके साथ ही अरब देशों में अगर हम लोग देखें तो अरब देशों में जनजातीय पहचान के साथ इस्लाम के, पॉलिटिकल इस्लाम के विचार के साथ समाजवाद का प्रसार हुआ। और अफ्रीका में भी जो जनजातियों में जो कम्युनिटी इसेंस होता है, उस कम्युनिटी इसेंस के साथ समाजवाद का क्या हो गया, प्रसार हो गया। लैटिन अमेरिकी देशों में भी, लैटिन अमेरिका क्या है, लैटिन भाषा परिवार की बोलियां जिन देशों में, दक्षिण अमेरिका के जिन देशों में बोली जाती हैं उन्हें लैटिन अमेरिकी देश कहते हैं। और उत्तर अमेरिका के उस पार दक्षिण अमेरिका में और वेस्ट इंडीज, इन सब देशों में जहां पर फ्रेंच, स्पेनिश ये सब बोले जाते हैं, करीब जो 20 देश हैं वो लैटिन अमेरिका के देश हैं। और लैटिन अमेरिका में क्यूबा 1959 में क्यूबा की क्रांति, निकारागुआ 1979 में, चिली 1970 में, फिर 1973 में CIA ने वहां पर जो मार्क्सवादी शासक थे विचारधारा से, उनको हटवाया। ये सब चीजें क्या है, क्या बताती हैं, ये सब बताती हैं कि समाजवाद का प्रसार यूरोप, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका क्या है, हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, समाजवाद की जड़ें कभी भी अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उस तरीके से मजबूत नहीं हो पाई। वहां पर आपको कंजर्वेटिव पार्टी और या हम कहेंगे रिपब्लिक और डेमोक्रेट जो हैं, वो दोनों जो हैं कंजर्वेटिज्म और लिबरलिज्म को व्यक्त करने वाले हैं। ब्रिटेन में समाजवाद की जड़ें मजबूत रही हैं। लेबर पार्टी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित एक राजनीतिक दल के रूप में क्या है, लेबर पार्टी को क्या है, आपको देखना होगा। तो इस समाजवाद का बच्चों प्रसार हुआ। अब एक और यहां पर बात को आप समझें, इस बात को आप समझें कि इसमें तनाव क्या है। जैसे मैंने कहा कि समाजवाद का पहले अगर हम लोग देखें तो लोकतंत्र के सिद्धांत के साथ मेल हुआ। इसका मतलब कि समाजवाद अलग एक सिद्धांत है और लोकतंत्र एक अलग सिद्धांत है। समाजवाद लोकतंत्र के सिद्धांत के साथ, समाजवाद के कुछ रूप कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि समाजवाद में अगर हम लोग मार्क्सवादी समाजवाद की बात करें तो क्रांति की बात करता है और लोकतंत्र चुनाव के द्वारा परिवर्तन की बात करता है। तो समाजवाद और लोकतंत्र के सिद्धांत की कंपैटिबिलिटी जो है वो कुछ संदर्भों में इतनी आसान नहीं है। और इसके साथ ही समाजवाद का राष्ट्रवाद के साथ भी मेल हुआ। इस तरह से प्रसार में क्या है, वो राष्ट्रवाद के साथ मिल रहा है, लोकतंत्र के सिद्धांत के साथ मिल रहा है। राष्ट्रवाद क्या है,
राष्ट्रवाद के मूल विचार में राष्ट्र निहित है। और राष्ट्र दरअसल क्या होता है? राष्ट्र एक समुदाय होता है। समुदाय क्या होता है? भावना आधारित समूह होता है। और भावना आधारित समूह किन भावनाओं पर बनते हैं? एक धर्म होने की भावना, एक प्रजाति होने की भावना, एक नस्ल होने की भावना, एक जातीय समूह से बिलोंग करने की भावना, एक भाषा बोलने की भावना, एक स्थान पर रहने की भावना, एक इतिहास होने की भावना, एक भविष्य होने की भावना, भवितव्यता, फ्यूचरिटी। तो राष्ट्रवाद एक विचार के रूप में अगर आप देखें, अगर नेशनलिज्म को एक कॉन्सेप्ट के रूप में अगर हम लोग देखें, तो नेशनलिज्म नेशन को केंद्र में रखता है। और नेशन मतलब एक कम्युनिटी, नेशन मतलब जमीन का टुकड़ा नहीं, नेशन मतलब कंट्री नहीं, नेशन मतलब स्टेट नहीं, नेशन मतलब लोग, नेशन मतलब कम्युनिटी, नेशन मतलब फीलिंग ऑफ वननेस, हम की भावना। हम हैं और तुम हो, हम भारत हैं और तुम पाकिस्तान हो। अब नेशन आ गया कि हम इंडियंस, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडियन रिपब्लिक। तो यहां पर एक होने की भावना। अगर आप ये कहने लगें कि राष्ट्र जो है वह राजनीतिक संगठन बनाने का आधार होना चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि आप में राष्ट्रवाद का जो विचार है वो आ गया। अगर आप ये कहने लगें कि साहब जमीन का टुकड़ा नहीं, राष्ट्र, लोग दरअसल राजनीतिक संगठन के आधार होते हैं और इसलिए भारत एक राष्ट्र है, कश्मीर से कन्याकुमारी इस भारतीयता के राष्ट्र की अभिव्यक्ति है। तो एक राजनीतिक संगठन का राष्ट्र जो है, जब राजनीतिक संगठन के केंद्रीय सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाए कि हाउ शुड वन बिल्ड अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, द आंसर विल बी political organizations should be based only the unit of nation। नेशन के आधार पर क्या है कि यह है। अब यहां पर राष्ट्र जो है वह राजनीतिक संगठन का केंद्रीय सिद्धांत है, यह बात आप कहें। और राष्ट्रवाद में बच्चों, राष्ट्रवाद को भी समझ लो, और राष्ट्रवाद को केवल समाजवाद के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि राष्ट्रवाद क्या कहता है। जब आप इंसान को, मानव जाति को ये कहो कि कुदरती तौर पर मानव जाति पृथक पृथक राष्ट्रों में विभाजित है, तो ये राष्ट्रवाद का पहला सिद्धांत आप मान रहे हो कि अलग अलग कौम है दुनिया में, और इंसान जो है वो क्या है, इन अलग अलग कौमों में, अलग अलग राष्ट्रों में क्या है, बटे हुए हैं। अब यह भी हो सकता है कि राष्ट्र की व्याख्या आप मजहब के आधार पर कर दो कि मुसलमान अलग राष्ट्र हैं, हिंदू अलग राष्ट्र हैं, जिन्ना साहब। या राष्ट्र की जो व्याख्या है वो अलग अलग कौम में अलग अलग धर्म के बजाय अलग अलग भाषा में आप कर दो कि अरबी लोग अलग राष्ट्र हैं, अरबी लोग क्या है, अरब राष्ट्र हैं, और फारसी लोग उससे भिन्न हैं। तो राष्ट्र को भाषा से भी हम जोड़ते हैं। अमर सोनार बांग्ला, बांग्लादेश, बांग्ला भाषा राष्ट्रीयता का आधार हो गई। भारुतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा कि हिंदी राष्ट्रीयता का आधार है। अगर राष्ट्र बनाना है, अब इस पर डिबेट आजकल लोग करते कि हिंदी साहब कैसे हो सकती है। तो राष्ट्रीयता एक होने की भावना है। ये एक होने की भावना कैसे है कि हम भी उसी जमीन के टुकड़े से जुड़े हैं जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है, हम भी उसी भारत से हैं, स्थान के आधार पर। इसके साथ ही विचार के आधार पर भी एकता पैदा हो जाती है। तो प्रदीप का सवाल है कि भारत का राष्ट्रवाद क्या है। भारत का राष्ट्रवाद भारत के विचारों में है, भारत आइडिया ऑफ इंडिया में है। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, अंत में सत्य की जीत होगी। आइडिया ऑफ इंडिया किसी मजहब से नहीं बनता है।
आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो किसी भाषा से नहीं बनता है दूसरे देशों की तरह। इसलिए राष्ट्रवाद जो है वह क्या है, राष्ट्रवाद जो है वह मानव जाति को, ह्यूमनिज्म को या ह्यूमन बीइंग को कुदरती तौर पर नेचुरली एक डिस्टिंक्ट राष्ट्र में विभाजित करके देखता है। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की जितनी आबादी है वो आबादी क्या है, वह अलग अलग राष्ट्रों में क्या है, बटी हुई है। और राष्ट्र जो है वह राजनीतिक शासन की इकाई के तौर पर सर्वाधिक एक उपयुक्त और केवल एकमात्र वैध क्या है, इकाई है। ये जो राष्ट्र की अवधारणा है, राष्ट्र की अवधारणा आप सोचिए कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रही है। जैसे कि पहले जो होता था, जैसे हम लोग यहां पर इस बात को समझें कि अकबर ने भी राजनीतिक संगठन बनाया और अकबर ने मुगल साम्राज्य बनाया। मुगल साम्राज्य जो है वह क्या था, उसका वह सम्राट था, लेकिन मुगल साम्राज्य जो है वह राष्ट्र राज्य नहीं था। यह ध्यान दीजिए, वो नेशन नहीं था। इसमें बहुत सी राष्ट्रीयताएं थीं और बहुत सी राष्ट्रीयताओं का वह एक राज्य है। जब हम कहते हैं कि राष्ट्र राजनीतिक संगठन का आधार है, तो यहां पर एक तरह के विचार रखने वाले, एक तरह की हम की भावना रखने वाले जो लोग हैं, वो लोग क्या है, आधार होने चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझो कि समाजवाद में दो तनाव आ गए उसके विकास, उसके प्रसार के संदर्भ में। समाजवाद का एक तनाव लोकतंत्र के साथ है और समाजवाद का एक तनाव, एक टेंशन राष्ट्रवाद के साथ है। समाजवाद के लोकतंत्र के बीच के तनाव को तो मार्क्सवाद कभी भी पार नहीं कर पाया। मार्क्सवाद लोकतंत्र के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है, क्योंकि मार्क्सवाद क्रांति की बात करता है। मार्क्सवाद का आधारभूत सिद्धांत क्रांति है और लोकतंत्र क्रांति पर पानी फेंक देता है। लोकतंत्र कहता है कि चुनाव के द्वारा सुधार करो ना, क्रमशः सुधार करो, आओ सत्ता में आओ 5 साल के लिए और परिवर्तन करो। इसलिए मार्क्सवाद लोकतंत्र के साथ बड़ा असहज हो जाता है और लोकतंत्र का जो विचार था वो पूरी दुनिया में प्रसारित हुआ। तो शासन की प्रणाली को लेकर झगड़ा हो गया। उदारवादी लोकतंत्र के साथ बहुत क्या है, कंफर्टेबिलिटी महसूस करते हैं, लेकिन मार्क्सवादी ये कहते हैं कि ना लोकतंत्र तुम्हारा ठीक नहीं है। इसलिए लोकतंत्र के साथ समाजवाद का टेंशन है। उस टेंशन को जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम इसी तरह से अखबार पढ़ के केवल करंट और इंटरनेशनल करंट बटोरते रहोगे। केवल तुम करंट में घटना बटोरोगे, तुम्हें मुद्दे की कभी समझ नहीं होगी। यूपीएससी की ज्यादातर हिंदी माध्यम की तैयारी करने वाले बच्चे दिग्भ्रमित हैं और उनको दिग्भ्रमित करने वाले हम टीचर्स भी हैं। वो सीधे सीधे ये कभी भी नहीं बताते हैं कि घटनाओं को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको इशू ट्यूनीशिया में अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये प्रीलिम्स का एक बहुत ही छोटा हल्का सवाल होगा। ये घटना हम सभी जानते हैं और इसको तैयार करना चुनौती नहीं है। दरअसल यूपीएससी क्या पूछेगी, इशूज पूछेगी। न तो तुम्हें विचारधारा की समझ है और न ही तुम्हें घटनाओं के पीछे जो मुद्दे और कारक हैं उनकी समझ है। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम दरअसल क्या है, ऊपर ऊपर तैर रहे हो और तुम बनना चाहते हो कलेक्टर। तुम्हारे सिलेबस में समाजवाद दिया गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री में के सिलेबस में, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना फेयरनेस नहीं रह गया है कि तुम उसको कायदे से तैयार करके इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं उन इवेंट्स को क्या है, जोड़ सको। और तुम्हारे ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। भाई, जो डिमांड है एग्जामिनेशन की, जो इस परीक्षा की जो डिमांड है, उस डिमांड को आपको पूरा करना पड़ेगा। आप इस परीक्षा की डिमांड क्या है कि हम अपने देश और दुनिया को समझें, तभी तो हम एक प्रशासक के रूप में सही निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। लेकिन हमने क्या किया, हम तो यहां पर क्या है,
कि हम यहाँ पर उपभोक्तावादी क्रांति के हरावल बन गए। हमने झंडा उठा लिया कि ये है, हम खुद से पढ़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। इसलिए जो है इंटरनेशनल रिलेशन IR पढ़ाने वाले कई शिक्षकों को और कई बच्चों को मैं देखता हूं कुछ समझ ही नहीं पाते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने का मतलब क्या होता है। इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने का मतलब जो है केवल घटनाओं की व्याख्या नहीं होती, कैसे कोई चीज घटित हो रही है इस बात को क्या है समझना जरूरी होता है। इसलिए तुम्हें अपने आप को इस परीक्षा की मांग के अनुसार बदलना है। परीक्षा को बदलने की कोशिश मत करो। जो इस एग्जामिनेशन की डिमांड है उस डिमांड के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करो, और ये ईमानदार कोशिश करोगे तो भीतर टूट फूट मच जाएगी। पढ़ोगे तो पहले से जो जानकर आ रहे हो सब कई बार लगेगा कि तुम्हें बहुत ही अधूरा जानता था, बहुत गलत जानता था। इसलिए आंसर के लेवल पर, मेंस को फेस करने के लेवल पर आंसर राइटिंग कैसे कर पाओगे? 50% तो तैयारी तुम्हारी जो है प्रीलिम्स की भी मेन से जुड़ी हुई है। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पर समाजवाद के जो तनाव हैं उसमें तनाव में एक लोकतंत्र के साथ उसका टेंशन है, लोकतंत्र के साथ वो मिल नहीं पाता है। और दूसरी बात आप ये देखिए कि राष्ट्रवाद के साथ भी उसका टेंशन है। कैसे टेंशन है कि जब आप दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आप दुनिया की बात करोगे तो आप इंटरनेशनलिज्म की बात कर रहे हो, और इंटरनेशनलिज्म की बात कर रहे हो तो आप मजदूरों को, आप किसानों को अलग अलग देशों में, अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग कौम में कैसे बांट कर देखोगे? समाजवाद जितना इंटरनेशनलिज्म के साथ कंपेटेबल है उतना राष्ट्रवाद के साथ कंपेटेबल इसलिए नहीं हो पाता। समाजवाद जो है समानता की बात करता है, और समानता की जो बात है, जो समानता की जो बात है, वह समानता की जो बात है, वह समानता की बात जो है किसी राष्ट्र के भीतर तक क्या है, वह क्या है, सीमित नहीं है। मैं जस्ट ए मिनट, मैं बैटरी थोड़ा चेंज कर रहा हूं बच्चों, जस्ट ए मिनट। तो मैंने आपसे कहा कि समाजवाद का टेंशन क्या है। समाजवाद का जो टेंशन है वह राष्ट्रवाद के साथ है, क्योंकि समाजवाद इंटरनेशनलिज्म के प्रति एक पहले से ही एक दृष्टिकोण रखता है। और समाजवाद जब इंटरनेशनलिज्म के प्रति एक पहले से क्या है दृष्टिकोण रखता है, तो राष्ट्रवाद के साथ उसका जो मेलजोल है वह मेलजोल को क्या है, वह कई बार क्या है इतना आसान नहीं रह जाता। इसलिए ये तनाव है, इस तनाव को भी बच्चों समझना क्या है, ये जो तनाव है इस तनाव को भी समझना क्या है जरूरी है। तो इस तरह से कुल मिलाकर मैंने समाजवाद के संदर्भ में, आप ये देखिए कि जो समाजवाद है बच्चों, इसके संदर्भ में हम लोग यहां तक पहुंचे। अब एक यहां पर बात को आप समझें कि जो समाजवाद के संदर्भ में जो बातें मैंने आपसे की, उनमें अब 20वीं शताब्दी के समाजवाद में हम इस जगह तक पहुंच गए कि कैसे कैसे समाजवाद का क्या है डेवलपमेंट क्या है हुआ। 1989 में बच्चों समाजवाद को क्या है बहुत बड़ा झटका लग गया, और 1989 में बर्लिन की दीवार 9 नवंबर को गिर गई, और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में जो समाजवाद और उदारवाद को लेकर एक वैचारिक विभाजन था, जो शीत युद्ध में अपने चरम स्तर पर पहुंच गया था, वह समाप्त हो गया। उसके बाद दुनिया के कई ऐसे जो पूर्वी यूरोप के देश थे जिन्होंने जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित जो वहां पर शासन प्रणाली थी, उस शासन प्रणाली को वहां हटा दिया गया, या शासन प्रणाली के उस शासन प्रणाली के जगह पर दूसरे प्रकार की शासन प्रणालियां आई। अब जो समकालीन समाजवाद है, उस समकालीन समाजवाद के संदर्भ में बच्चों आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि
21वीं सदी में समाजवाद जो है उसका क्या है, कोई भविष्य नहीं है। मतलब यहां पर जब हम लोग यहां पर समकालीन समाजवाद की बात करते हैं, कॉन्टेम्पोररी जो सोशलिज्म है, समकालीन समाजवाद की बात करते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि समाजवाद का तो अंत हो चुका है और समाजवाद जो है अब दरअसल क्या है, जीवित ही नहीं है। जिन देशों में समाजवाद की बात की भी जाती है वह बाजारवादी अर्थव्यवस्था के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि समाजवाद जो है वह थर्ड वे के रूप में फिर से क्या है, रिवाइव हुआ है। और ब्रिटेन में टोनी ब्लेयर के गुरु एंथोनी गिडेंस ने थर्ड वे के रूप में, थर्ड वे की अवधारणा किसने दी, एंथोनी गिडेंस ने दी। एंथोनी गिडेंस कौन थे, तो बहुत बड़े लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जाने माने प्राध्यापक समाजशास्त्री एंथोनी जो गिडेंस है, इन गिडेंस की क्या है, बात क्या है, इन गिडेंस ने ब्रिटेन में टोनी ब्लेयर के विचारों को प्रभावित करते हुए एक जो है पूंजीवाद से और इसके साथ ही जो पुराना समाजवाद था उन दोनों रास्तों से अलग एक तीसरे रास्ते की बात की। क्योंकि थर्ड वे का मतलब क्या है, थर्ड वे का जो मतलब है वह मतलब क्या है, वह मतलब एंथोनी गिडेंस के अनुसार जो पूंजीवाद है वह एक रास्ता है और पुराना समाजवाद दूसरा रास्ता है। ये थर्ड वे, ये तीसरा नया रास्ता है, ये इसीलिए इसको थर्ड वे कहा गया। इसके साथ ही कुछ लोग ये कहते हैं कि समाजवाद का जो नया मॉडल है ये 21वीं सदी के समाजवाद के रूप में वेनेजुला में जिंदा है। यह जो वेनेजुला में जिंदा है 21वीं सदी के समाजवाद के रूप में। और इसके साथ ही समाजवाद का जो नया मॉडल है वह बाजार समाजवाद के रूप में, मार्केट सोशलिज्म के रूप में चीन में रिवाइव कर रहा है। चीन में क्या है, रिवाइव कर रहा है। तो इस तरह से ये सब बातें क्या है, कही जा रही हैं कि समाजवाद खत्म नहीं हुआ है, समाजवाद की चीजें हैं और समकालीन समाजवाद जो है वह क्या है, ये है। और इसका यहां पर है समरजीत मौर्य का कहना। अब यहां पर हम लोग इस बात का उत्तर देते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में 1942वें संविधान संशोधन, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए जिसमें एक शब्द था समाजवाद भी। लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी समाजवाद को परिभाषित नहीं किया गया। तो अब यहां पर सवाल उठा, 2 सवाल उठा कि समाजवाद का मतलब क्या है, समाजवाद के मायने क्या हैं भारतीय संविधान के अनुसार। और दूसरी बात यह कही जाती है कि जब हमने 1991 में नई आर्थिक नीति अपना ली, उस नई आर्थिक नीति में हमने लिबरलाइजेशन, हमने उदारीकरण के साथ ही साथ बच्चों हमने निजीकरण और इसके साथ ही भूमंडलीकरण, इन तीनों की नीतियों को स्वीकार कर लिया। तो यहां पर जो निजीकरण है इसमें हम निजी पूंजी को या निजी पूंजी के माध्यम से पूंजीपति को या पूंजीवाद को स्वीकार कर रहे हैं। तो जब हम पूंजीपति को अडानी और अंबानी को स्वीकार कर रहे हैं तो हमने तो पूंजीवाद स्वीकार कर लिया। और जब हमने पूंजीवाद स्वीकार कर लिया तो हम समाजवादी कैसे रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझ जाओ कि समाजवाद पुराना और समाजवाद का जो नया रूप है, पुराना जो समाजवाद था वो पूंजीवाद विरोधी विचारधारा के रूप में था, लेकिन अब समाजवाद को पूंजीवाद विरोधी विचारधारा या बाजार विरोधी विचारधारा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।
अब वह बाजार विरोधी आइडियोलॉजी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, बल्कि अब समाजवाद जो है बाजार के साथ क्या है स्वीकार किया जाता है। कहा जाता है कि समाजवाद की मूलभूत बात क्या है, बराबरी लाना, और समानता लाने के लिए बाजार आधारित आर्थिक प्रणाली को स्वीकार कर सकता है। तो समाजवाद की मंजिलें वही हैं, लेकिन समाजवाद के जो रास्ते हैं बच्चों, वे रास्ते क्या है, बदल गए हैं। इसलिए भारत की प्रस्तावना में समाजवाद का जो उल्लेख है वह बिल्कुल उचित है। कुछ लोगों ने कहा कि ये फेबियन समाजवाद है। भारतीय राज्य समानता लाने के लिए अभी भी प्रयास करता है। वह गरीबी को दूर करने के लिए प्रयास करता है। वह क्या है, किसान सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपया देता है। वह लोगों के शौचालय बनवाता है। इसके साथ ही वह इंदिरा आवास योजना के तहत घर देता है। और जब तक भारतीय राज्य गरीबी को दूर करने का प्रयास करता रहेगा, बराबरी लाने का प्रयास करता रहेगा, भारतीय राज्य जो है काम का अधिकार देता है मनरेगा के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में राइट टू वर्क की क्या है बात की गई है। तो जब तक भारतीय राज्य समानता के लक्ष्य को लाने के लिए प्रतिबद्ध है, तब तक सरकारें आती और जाती रहेंगी, राज्य का स्वरूप समाजवादी रहेगा। लेकिन समाजवाद अब बाजार के साथ है, बाजार विरोध के संदर्भ में या पूंजीवाद के विरोध के संदर्भ में नहीं है। चाहे वो चीन हो, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे वो भारत हो, जिन्होंने भी चाहे वो कोरिया, कोई भी देश हो, समाजवाद को अब पूंजीपतियों से, पूंजीवाद से कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में समाजवाद को पूंजीपतियों से दिक्कत थी। पूंजीपतियों को, पूंजीवाद को समाप्त करने की कस्में उसने खाई थी, लेकिन कसम वसम अब उसने तोड़ दी है। और अब उसने सीधे सीधे कह दिया है कि हमारा पूंजीवाद से कोई पंगा नहीं है। इसीलिए डैनियल बेल ने कहा कि विचारधाराओं के बीच अंतर समाप्त हो गए हैं, और विचारधाराओं के बीच इस बात की बहस है ही नहीं कि हम कोई चीज क्यों चाहते हैं। सभी ने बाजार आधारित आर्थिक समृद्धि के मॉडल को स्वीकार कर लिया है। इसलिए मेरे प्यारे होनहार बच्चों, ये मैंने समाजवाद के विकास और समाजवाद की जो रेखा है, जो शुरू से लेकर अंत तक, उसको क्या है मैंने डिस्कस किया। अगर आप में से किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को क्या है यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। कहीं किसी भी तरह की कोई उलझन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वर्ल्ड हिस्ट्री और PSIR, GS और आपके ऑप्शनल, इन दोनों के लिए जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। IAS की तैयारी करना तथ्यों को जुटाना नहीं है। मेंस की तैयारी जब आप करते हैं तो आपको घटनाओं और मुद्दों की समझ होनी चाहिए, और घटनाओं और मुद्दों की जो समझ है वह कारणों से क्या जुड़ी हुई है। तो आज इस तीसरे लेक्चर के साथ ही इस पर आगे की कहानी अभी इसी तरह से क्या है जारी रहेगी। भारत इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स, मिश्रित इकोनॉमिक्स, भैया मिश्रित इकोनॉमिक्स तो समाजवाद का ही था। हमने 1991 यहाँ पर 1991 में हमने उस मॉडल को क्या है छोड़ दिया। आंदोलन और समाज, देखिए जेपी आंदोलन और समाजवाद में संबंध ये है कि जेपी खुद एक दौर में समाजवादी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, और जेपी आंदोलन, जेपी भी समानता की क्या है बात करते हैं, जेपी भी समानता की क्या है बात करते हैं। तो मजदूर वर्गों के आंदोलन के रूप में समाजवाद अब जिंदा नहीं है, लेकिन किसान वर्गों के आंदोलन के रूप में। और इसके साथ ही समाजवाद जो है एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट के रूप में जिंदा है और जिंदा रहेगा। ये भी बात समझिए, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट के रूप में। चूंकि जो यहां पर अभी देखिए कि अब जैसे मैं आपसे एक बात कहूं कि आज जो है पूंजीवाद किस रूप में है, तो आज पूंजीवाद जो है
वैश्विक पूंजीवाद के रूप में है। और ये ग्लोबल जो कैपिटलिज्म है, ये ग्लोबल कैपिटलिज्म को कौन आगे बढ़ा रहा है? मल्टीनेशनल कंपनीज आगे बढ़ा रही हैं। इस ग्लोबल कैपिटलिज्म को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब क्या है? ब्रेटन वुड्स संस्थाएं आगे बढ़ा रही हैं। और इन्होंने ऐसी बाजार आधारित नीतियों को क्या है बल दिया। ये वैश्विक पूंजीवाद जो है, ये वैश्वीकरण की विचारधारा है। और इस वैश्विक पूंजीवाद से असमानता क्या है? फैली है, गैर बराबरी आई है। और जब भी समाज में असमानता फैलेगी, गैर बराबरी आएगी, तब तक समाज में समाजवाद का जो दिया है, वह दिया जो है वो जलता रहेगा। इसलिए समाजवाद कल भी जिंदा था, समाजवाद आज भी जिंदा है, और समाजवाद आगे भी प्रतिरोध की एक आवाज के रूप में, बराबरी लाने के एक आवाज के रूप में समाजवाद हमेशा जिंदा रहेगा। जब भी समाज में गैर बराबरी आएगी, तो लोग बराबरी की जब भी बात करेंगे, तो वो समाजवादियों से हमेशा क्या है? प्रेरणा लेंगे। और आप भी हमेशा क्या है? IMF का सिद्धांत बिल्कुल वैश्विक पूंजीवाद है। वो क्या है? वैश्विक पूंजीवाद है। ग्लोबलाइजेशन को वो आगे बढ़ा रहे हैं, और ग्लोबलाइजेशन आइडियोलॉजिकली समर्जित ग्लोबलाइजेशन जो है वो आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल नहीं है। ग्लोबलाइजेशन की एक आइडियोलॉजी है, और वो ग्लोबल कैपिटलिज्म है। इसलिए समाजवाद जिंदा रहेगा, लेकिन वो अलग रूप में जिंदा रहेगा। बाजार की असमानता के खिलाफ जिंदा रहेगा, वैश्वीकरण के द्वारा फैलाई हुई असमानता के खिलाफ जिंदा रहेगा, और हमेशा लोग कम्युनिटी के आधार पर इसको क्या है? इससे प्रेरित होते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग कल मिलेंगे। ध्यान रखना है कि समाजवाद का पूरा लेक्चर यूट्यूब पर होगा, और कल हम लोग इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज को क्या है आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।